प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शक्ति साध्य है या साधन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी को इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए कि जो शक्ति है, पावर है, वो किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए एक साध्य होती है या साधन। वास्तव में अगर देखा जाए तो शक्ति भले ही कोई भी राष्ट्र राज्य हो, कोई भी देश हो, उसके लिए साध्य भी होता है और साधन भी होता है। भाई, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो सभी राष्ट्र राज्य किसी न किसी रूप में अपनी विदेश नीति तय करते हैं। और विदेश नीति, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, विदेश नीति का जो लक्ष्य होता है बेटा, वो राष्ट्रीय हित होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय हित। जैसा कि मैंने प्रारंभ में यहाँ डायग्राम बनाया, मैं आपको समझाऊंगा। विदेश नीति का लक्ष्य क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय हित। मतलब सभी राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते, सभी राष्ट्र राज्य। अब विदेश नीति का लक्ष्य है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय हित की रक्षा की बात आती है तो इसके लिए वास्तव में शक्ति ही सहायक होती है। अब चूंकि जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति साधन बन जाती है। और जब कोई राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति में वृद्धि या शक्ति में लगातार बढ़ावा करने का, उसमें वृद्धि करने का प्रयास करता है, शक्ति वृद्धि का प्रयास करता है, शक्ति संचय का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में शक्ति साध्य बन जाती है बेटा। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टी होती है, धन होता है, वो धन वास्तविक रूप में अपने आप में साध्य भी है और साधन भी है। ऐसी शक्ति भी साध्य भी और साधन भी है। धन वास्तव में जब हम लगातार धन का संचय करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए धन क्या बन जाता है? साध्य बन जाता है, उद्देश्य बन जाता है। लेकिन जब हम धन से अन्य वस्तुओं को खरीदते हैं तो ऐसी स्थिति में धन या साधन बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो शक्ति होती है वो शक्ति साध्य भी होता है, साधन भी होता है। लेकिन सभी राष्ट्र राज्यों का मूल जो लक्ष्य होता है वह शक्ति में संचय होता है, शक्ति का अर्जन करना होता है। इसलिए शक्ति वास्तविक रूप में देखा जाए तो अपने आप में यह साध्य होती है। क्या होती है बेटा? साध्य। लेकिन कभी कभी राष्ट्र राज्य शक्ति को केवल साध्य मान बैठते हैं, जो कि गलत है। हम ये कहेंगे कि शक्ति साध्य भी होती है तो साधन भी होती है। कैसी होती है इसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए बेटा, शक्ति, पावर, साधन या साध्य, लेक्चर नंबर 38, पार्ट नंबर 10। चूँकि अभी हम राष्ट्रीय शक्ति की ही बात कर रहे हैं तो आज हम राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में शक्ति साधन है या साध्य इसकी चर्चा करेंगे। और लेक्चर नंबर 38, पार्ट नंबर 11 में हम शक्ति की अवधारणा का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। शक्ति की अवधारणा का मूल्यांकन जैसे हम करेंगे तो राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा समाप्त हो जाएगी और शक्ति संघर्ष की अवधारणा शुरू हो जाएगी। क्या बेटा? शक्ति संघर्ष की अवधारणा शुरू हो जाएगी। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तविक रूप में शक्ति के लिए संघर्ष ही तो है। हार्जी मार्गन था क्या कहा है? सभी प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति मीन्स राष्ट्रीय राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो मूल जो इसका केंद्र बिंदु है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इसके बाद में, मतलब शक्ति की अवधारणा का मूल्यांकन करने के बाद में हम शक्ति संघर्ष की अवधारणा को भी समझाएंगे। यस, चलिए बेटा, मैंने डायग्राम बनाया यहाँ, समझे अब इसको। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को यदि आपको अच्छे से समझना हो, बेहतर तरीके से समझना हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गहराई में जा कर के आपको समझना हो, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक एक परत को उठा करके आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना चाहते हैं तो ये 4 बातें सबसे पहले आप समझिएगा, तभी आप शक्ति, साध्य है, साधन इसको समझ पाएंगे। नंबर 1 बेटा नोट करें, क्या कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो अभिनेता होता है, मतलब जो एक्टर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो इकाई होता है, वो कौन होता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक्टर कौन है, अभिनेता कौन है। तो बेटा इसका अभिनेता होता है राष्ट्र राज्य। नोट करें, राष्ट्र राज्य। जैसे वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193, 193। तो ये 193 के 193 जो देश हैं, राष्ट्र राज्य हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिनेता हैं, एक्टर हैं, कर्ता हैं, इकाई हैं। ठीक है बेटा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता कौन होता है, एक्टर कौन होता है? यस, राष्ट्र राज्य है ना। तो 193 राष्ट्र राज्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता है, एक्टर हैं, मतलब इकाई हैं, कर्ता हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में दूसरी बात आती है, जब हमें पता होगा एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक्टर कौन है, अभिनेता कौन है राष्ट्र राज्य। दूसरी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो उद्देश्य होता है, राष्ट्रहित होता है। राष्ट्रहित होता है। सभी राष्ट्र राज्य अपनी जो विदेश नीति तय करेंगे, उस विदेश नीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विदेश नीति होती है, मैंने यहाँ नोट भी किया है, विदेश नीति होती है, उस विदेश नीति का जो लक्ष्य होता है बेटा वो राष्ट्रहित होता है, राष्ट्रहित होता है। अब राष्ट्रहित की बात आती है तो राष्ट्रहित भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हित, गौण हित। प्राथमिक हित में क्या आता है? सीमाओं की सुरक्षा करना आता है, सीमाओं की रक्षा करना आता है। और गौण हित में विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक समझौते होते हैं उनको लिया जा सकता है। ठीक है बेटा। तो वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रहित होता है। और बेटा विदेश नीति का भी जो लक्ष्य होता है, यस, वह राष्ट्रहित ही होता है। भाई कोई भी देश अपनी विदेश नीति निर्धारित कर रहा है तो निश्चित रूप में वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा को प्राथमिकता देगा ही देगा। ठीक है बेटा। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तीसरी बात जो आती है वो ये आती है कि बेटा जो शक्ति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन होती है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन बेटा पावर होता है, शक्ति, है ना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन शक्ति होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी राष्ट्र राज्य है यदि वह अपनी विदेश नीति तय कर रहा है तो विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित है। अब राष्ट्रीय हित है तो निश्चित रूप में जो विदेश नीति जब तय की जाती है तो इसमें राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित ही तो है। तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा किससे की जाएगी बेटा? शक्ति से ही तो की जाएगी। अब यहाँ वास्तविक रूप में अगर राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है तो शक्ति साधन बन जाती है। और जब कोई राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करता है, लगातार शक्ति का संचय करता है, लगातार शक्ति को बढ़ावा दे रहा है, शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बेटा शक्ति क्या बन जाती है? साध्य बन जाती है। ठीक है। बाकी मैं आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट बेटा चौथा जो बात आती है इसकी वो ये आती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो परिस्थिति होती है बेटा वो संघर्ष होता है। क्या होता है बेटा? संघर्ष। मतलब वास्तविक रूप में सभी राष्ट्र राज्य शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति है। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति क्या है बेटा? संघर्ष। मतलब सभी राष्ट्र राज्य ये प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे? एक राष्ट्र राज्य चाहेगा कि दूसरा राष्ट्र राज्य उसके प्रभाव में आए और सभी राष्ट्र राज्य ऐसा प्रयास करेंगे। जब सभी राष्ट्र राज्य ऐसा प्रयास करेंगे तो क्या होगा बेटा? शक्ति के लिए संघर्ष होगा। अब शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति संघर्ष के ऊपर हम ये जो शक्ति की अवधारणा इसका कल मूल्यांकन कर देंगे और उसके बाद हम शक्ति की अवधारणा ही शुरू करेंगे। मतलब शक्ति संघर्ष की अवधारणा शुरू करेंगे। शक्ति संघर्ष की अवधारणा है स्ट्रगल ऑफ पावर, शक्ति संघर्ष की अवधारणा शुरू करेंगे। और शक्ति संघर्ष तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है, इसको समझना निहायत जरूरी है। तो ये चार बातें आपको सबसे पहले नोट करनी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति क्या होती है बेटा? संघर्ष। मतलब यहाँ लगातार राष्ट्रों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष चलता रहता है। सभी राष्ट्र राज्य ये प्रयास करते हैं कि दूसरे राष्ट्र राज्य उनकी बात माने, और जब सभी राष्ट्र राज्य ऐसा करते हैं, जब सभी राष्ट्र राज्य ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप में शक्ति के लिए संघर्ष होगा। ठीक है बेटा। इसलिए हांस जे मार्गेन था वो कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू
घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति मीन्स राष्ट्रीय राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दो परिवारों की बात आती है, दो व्यक्तियों की बात आती है, दो समूह की बात आती है, दो दलों की बात आती है, तो सभी तो लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं, और जब शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप में शक्ति के लिए संघर्ष होता है। दो व्यक्तियों के बीच में भी होता है, दो समूह के बीच में होता है, दो परिवारों के बीच में होता है, दो देशों के बीच में भी होता है। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बेटा शुरू करें इस बात को। क्या मैंने यहाँ लिखा है कि जो आदर्शवादी विचारक हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जब आप अध्ययन करेंगे तो इसमें जो आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारकों ने स्पष्ट रूप में कहा है कि शक्ति के लिए वर्तमान संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्थायी लक्षण है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारकों ने अब जो आदर्शवादी विचारक है, यथार्थवादी विचारक हैं, मैंने इसके ऊपर आदर्शवादी और यथार्थवादी विचारधारा, यथार्थवादी, आदर्शवादी सिद्धांत, ये सब बातें अपलोड कर दी हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रारंभ के जो लेक्चर हैं वो देखिएगा आप। आदर्शवादी विचारक कहते हैं कि शक्ति के लिए वर्तमान संघर्ष, चूँकि वर्तमान समय में देखा जाए तो राष्ट्र राज्य के बीच में शक्ति की संघर्षित हो रहा है। वर्तमान संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्थायी लक्षण है। मतलब आदर्शवादी विचारक ये कहते हैं कि भाई जो राष्ट्र राज्यों में शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है, शक्ति के लिए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्थायी लक्षण है, ये स्थायी लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन होते ही यह होड़, मतलब शक्ति की जो होड़ है, यह होड़ समाप्त हो जाएगी। मतलब शक्ति संघर्ष जो हो रहा है राष्ट्र राज्यों में, वो परिस्थितियों में जैसे ही परिवर्तन आएगा तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो शक्ति की होड़ हो रही है, शक्ति का जो संघर्ष हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। ये आदर्शवादी विचारक कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए यथार्थ के धरातल पर तो राष्ट्र राज्यों में शक्ति के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं हो सकता बेटा। ये तो आदर्शवादी विचारक कह रहे हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कुछ विचारक हैं, यहाँ सबसे पहले जेरेमी बेंथम की बात करते हैं। बेटा ये वही जेरेमी बेंथम है जो जब हम पश्चिमी राजनीति के विचारकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें उपयुक्तवाद के जो जनक है जेरेमी बेंथम, ब्रिटेन के, ये वही जेरेमी बेंथम है। तो जेरेमी बेंथम कहते हैं कि उपनिवेशों को स्वतंत्रता देकर, इनका कहना है कि जैसे उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो शक्ति के लिए जो संघर्ष हो रहा है, शक्ति के लिए जो संघर्ष हो रहा है वह समाप्त हो जाएगा। मतलब इन्होंने ये बात बताई है। उसके बाद दूसरे विद्वान हैं प्रोंधो कह रहे हैं कि व्यापारिक नियंत्रणों को समाप्त कर दिया जाए तो निश्चित रूप में शक्ति संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तीसरा है कार्ल मार्क्स भी कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के समाप्त होते ही जो शक्ति संघर्ष हो रहा है, जो शक्ति की होड़ लगी हुई है राष्ट्र राज्यों के बीच, वो समाप्त हो जाएगा। तो इन तीनों विद्वानों के आप नाम लिख करके इन्होंने जो बात बताई है कि भाई वास्तविक रूप में जो ये शक्ति के लिए होड़ है या जो शक्ति संघर्ष हो रहा है, ये बात यदि अपना ली जाए तो समाप्त हो जाएगा। तीनों जेरेमी बेंथम, प्रोंधो और कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि भाई, तीसरा कह रहा है पूंजीवाद के समाप्त होते ही निश्चित रूप में जो शक्ति के लिए वर्तमान संघर्ष है वह समाप्त हो सकता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति के लिए संघर्ष है वो अस्थायी लक्षण है, स्थायी नहीं है। मतलब इस तरीके से यदि व्यवस्था कर दी जाए और परिस्थितियाँ बदल जाती है तो निश्चित रूप में जो शक्ति के लिए संघर्ष है वह समाप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन बेटा यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्र राज्य में शक्ति के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करता है। जब मनुष्य शक्ति वृद्धि का प्रयास करता है तो निश्चित रूप में राष्ट्र राज्य भी ऐसा करेंगे, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवार का विराट रूप है, जब परिवार ऐसा करे तो राष्ट्र राज्य भी करेंगे। प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, जब व्यक्ति शक्ति वृद्धि का प्रयास कर रहा है तो राज्य भी करेंगे, है ना। प्लेटो अरस्तु ने सूत्र दिए हैं। प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य परिवार का विराट रूप है। तो राज्य को समझना है प्लेटो के अनुसार तो पहले व्यक्ति को समझे, तो व्यक्ति शक्ति वृद्धि का प्रयास करता है तो राष्ट्र राज्य भी करते हैं। अरस्तु के अनुसार परिवार शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं तो राष्ट्र राज्य भी करते हैं। निश्चित रूप में आप देख सकते हैं। चलिए बेटा आगे, आधुनिक युग में राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की, बेटा ध्यान दें, आधुनिक युग में राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर भी ये कहा गया है कि शक्ति के लिए संघर्ष समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है बेटा। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, आज तक राष्ट्र राज्य में शक्ति के लिए संघर्ष बरकरार है। अगली बात आती है, फिर भी शक्ति के द्वंद्व, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और प्रयोग को आज तक समाप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने बता दी ना आपको भाई, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई है तो ऐसी स्थिति में शक्ति के लिए जो संघर्ष हो रहा है राष्ट्र राज्यों के बीच में वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों?
क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हो गई, उसके बावजूद भी फिर भी शक्ति के द्वंद्व, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और प्रयोग को आज तक समाप्त नहीं किया जा सका है। मतलब शक्ति के लिए संघर्ष को आज तक समाप्त नहीं किया जा सका है और आगे भी कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मानव स्वभाव का हिस्सा है, मानव की प्रवृत्ति है, मानव की प्रकृति है कि वह लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करता है। तो राष्ट्र राज्य भी लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करेगा। बेटा ध्यान दें। अब एक विद्वान है E.H. कार, इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक आती है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, E.H. कार की। आपको यदि समय मिलता है तो पढ़ लेना, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। E.H. कार की पुस्तक बड़ी अच्छी पुस्तक आती है। E.H. कार कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले अधिकांश राज्यों की दृष्टि से युद्ध रक्षात्मक तथा निवारकी था। मतलब इन्होंने E.H. कार ने कहा है कि भाई अधिकांश राज्यों की दृष्टि से, ध्यान दें, भाग लेने वाले अधिकांश राज्यों की दृष्टि से युद्ध रक्षात्मक तथा निवारक था। मतलब इन्होंने अपनी रक्षा के लिए ही जो है युद्ध किया था, E.H. कार कह रहे हैं। इसके बाद में विद्वान और नेबूर कह रहे हैं कि सुरक्षित रहने की तथा शक्ति संचय की इच्छा में विभाजक रेखा खींचना कठिन है। मतलब इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया कि भाई शक्ति को जो साध्य भी कहा जाता है और अलग से कहा जाता है कि साधन भी है, तो इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, साध्य और साधन में कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि सुरक्षित रहने की तथा शक्ति संचय की इच्छा में विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है। भाई सुरक्षित रहना तो सभी राष्ट्र राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, तो शक्ति का प्रयोग करेंगे तो शक्ति साधन बन जाएगी। उसके बाद में शक्ति संचय, अब लगातार यदि राष्ट्र हित की बात आती है, राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा की बात आती है, तो जो शक्ति मौजूद है वो तो ठीक है, लेकिन लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो यहाँ वास्तव में शक्ति साध्य है या साधन है, इनके बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। नेबूर कह रहे हैं ये बात। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्रता की रक्षा अथवा परराष्ट्र नीति। परराष्ट्र नीति का मतलब होता है बेटा विदेश नीति, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। परराष्ट्र नीति द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र को शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्रता की रक्षा मतलब कोई भी राष्ट्र राज्य हो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, तथा परराष्ट्र नीति मतलब विदेश नीति, है ना, परराष्ट्र नीति द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। भाई विदेश नीति का उद्देश्य क्या होता है बेटा? विदेश नीति का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि विदेश नीति के लक्ष्य राष्ट्रीय हित होते हैं, ठीक है बेटा। तो परराष्ट्र नीति द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र को शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। मतलब निश्चित रूप में सभी राष्ट्र राज्यों को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, इसी के साथ में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए निश्चित रूप में जो है शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। और जब शक्ति का सहारा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर शक्ति साधन बन जाती है, और जब लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जाता है तो शक्ति साध्य बन जाती है। अब देखो यहाँ मैं दोनों बातों का अलग अलग समझाऊंगा। शक्ति साधन है, शक्ति साध्य है। अगर यहाँ तक आप नहीं समझे हैं तो इन दो बिंदुओं के आधार पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 1 शक्ति साधन है, नंबर 2 शक्ति साध्य है। हमें यही तो समझना है। तो बेटा शक्ति साधन है, आखिर शक्ति साधन कैसे है? जैसे मैंने यहाँ बताया भी है कि जैसे धन एक साधन है, धन एक साधन है। अब धन से अन्य वस्तुओं को भी खरीदा जा सकता है, तो अन्य वस्तुओं को खरीदा जा सकता है तो जो धन होता है वो साधन बन जाता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति लगातार धन का संचय कर रहा है, धन का संचय करता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में धन जो है क्या बन जाता है बेटा? साध्य भी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से शक्ति भी, पावर भी, शक्ति भी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, शक्ति भी विदेश नीति का एक साधन है। अर्थात जो शक्ति है वह भी विदेश नीति का एक साधन है। क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य जब अपनी विदेश नीति तय करते हैं तो विदेश नीति का जो उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित होता है। तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उस स्थिति में शक्ति साधन बन जाती है। और जब शक्ति में संचय या शक्ति को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शक्ति साध्य बन जाती है। देखें बेटा, शक्ति भी विदेश नीति का एक साधन है। शक्ति से ही विदेश नीति के लक्ष्यों, ध्यान दें, शक्ति से ही विदेश नीति के लक्ष्यों, विदेश नीति का लक्ष्य क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय हित।
शक्ति से ही विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो विदेश नीति के जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। तो राष्ट्रीय हितों को शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब एक उदाहरण से समझेंगे हम यहाँ। जैसे 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। बेटा इस उदाहरण से समझना है हमें। जैसे 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। अब इस तरीके से आप कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं? ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया ना। उसके बाद में चीन ने शीघ्र ही युद्ध बंद कर दिया। चीन ने शीघ्र ही युद्ध बंद कर, जल्दी से युद्ध भी बंद कर दिया। अब इसका मतलब, इसका लक्ष्य क्या था यहाँ चीन का? समझना है बेटा। चीन का उद्देश्य शक्ति का प्रदर्शन था। क्या था बेटा? चीन का यहाँ जो उद्देश्य था वो शक्ति का प्रदर्शन था। मतलब भारत को ये दिखाना था कि आज हमारे पास इतनी शक्ति है। चीन दिखा रहा है भारत को कि हमारे पास इतनी शक्ति है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में चीन के लिए जो शक्ति है वो साध्य बन जाती है। क्या बन जाती है? साध्य बन जाती है। ठीक है बेटा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो जो शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है वो एक साध्य भी है परंतु साधन भी है। साधन क्यों है? क्योंकि यहाँ शक्ति का व्यवहार में प्रयोग किया गया था। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। तब वो साधन बन जाती है। जरा सूक्ष्म अंतर इसको समझना है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। शक्ति साध्य है। बेटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी व्यक्ति और राष्ट्र शक्ति को साध्य मानने की भूल कर बैठते हैं। मतलब निश्चित रूप में चाहे भले ही दो व्यक्तियों की बात आती है, दो देशों की बात आती है, दो राष्ट्रों की बात आती है, तो कभी कभी वो गलती कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं? गलती कि शक्ति को साध्य मानने की भूल कर बैठते हैं। जबकि हकीकत देखा जाए तो शक्ति अपने आप में या साधन भी होती है। हमेशा इसको साध्य नहीं मानना चाहिए। भाई हम हमारे जीवन की बात करते हैं और धन की बात आती है तो हमने अक्सर देखा है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अथाह संपत्ति होती है, मगर जब वो अस्वस्थ हो जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि संपत्ति ऐसी स्थिति में खर्च नहीं करते। अब भले ही उनका शरीर बेकार हो रहा है, अस्वस्थ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो धन को खर्च करके राजी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बेटा वो स्वयं तो साधन बन जाते हैं और जो धन होता है वो साध्य बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन तो हमारे लिए क्या है बेटा? साधन है। निश्चित रूप में साधन है, उसको साध्य नहीं मानना चाहिए, लेकिन साध्य मानने की गलती कर बैठते हैं। ठीक इसी प्रकार से शक्ति भी हमारे लिए वाकई देखा जाए तो साधन है। साध्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसको साध्य मानने की भूल की जाती है। कैसे? जैसे ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी व्यक्ति और राष्ट्र शक्ति को साध्य मानने की भूल कर बैठते हैं। जैसे हिटलर और मुसोलिनी हैं, इटली और जर्मनी। हिटलर और मुसोलिनी के लिए शक्ति साध्य थी। मतलब हिटलर और मुसोलिनी शक्ति को साध्य मानते थे, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी स्पष्ट रूप में कह दिया था कि जनता से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम तो नैतिक हैं, यदि आप हमारे आदेशों का पालन कर रहे हैं तो आप भी नैतिक हैं। और इन्होंने वास्तविक रूप में लगातार शक्ति संचय के ऊपर ही ध्यान दिया, क्योंकि इन्होंने शक्ति को केवल साध्य मान लिया था, जो कि गलत है। इसके बाद में आगे हैं, जैसे हांस जे मार्गेनथाउ के आधार पर समझाता हूँ मैं आपको। हांस जे मार्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यथार्थवादी सिद्धांत दिया है, उसमें इन्होंने यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों की बात की है। मैंने यह लिखा भी है। हांस जे मार्गेनथाउ के 6 सिद्धांतों का, यथार्थवाद के 6 सिद्धांत, मार्गेनथाउ के 6 सिद्धांतों का निचोड़ भी यही है। क्या है निचोड़? राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करना है। मतलब जब हम हांस जे मार्गेनथाउ के यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, ये सब बातें मैंने पीछे आपको समझा दिया, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्रम से सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। 6 सिद्धांतों का जब हम निचोड़ निकालते हैं तो उसका निचोड़ राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करना है। मतलब इन्होंने भी राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शक्ति ही राष्ट्रीय हित माना है इन्होंने। क्या? शक्ति को ही राष्ट्रीय हित माना है। सभी राष्ट्र राज्य लगातार शक्ति संचय का प्रयास करते हैं ना बेटा। तो नोट करें, 6 सिद्धांतों का निचोड़ राष्ट्रीय हित को यहाँ से नोट करेंगे। राष्ट्रीय हित को शक्ति की परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। अर्थात शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में इन्होंने
अपने इन 6 सिद्धांतों में कह दिया है कि शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। क्या? शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। मतलब जो प्रत्येक राष्ट्र राज्य की बात आती है तो सभी राष्ट्र राज्य लगातार शक्ति वृद्धि का ही प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि शक्ति ही राष्ट्रीय हित है, शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का ध्येय शक्ति अर्जन है। बेटा नोट करना है, प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का ध्येय शक्ति का अर्जन है। मतलब भले ही कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो, अगर उसकी विदेश नीति का उद्देश्य देखें, ध्येय देखें, लक्ष्य देखें, तो वो क्या है? शक्ति का अर्जन करना। सभी राष्ट्र राज्य लगातार अपनी शक्ति वृद्धि का प्रयास करेंगे। भाई जो शक्ति उनके पास है उसको सुरक्षित रखेंगे और लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि निश्चित रूप में जो शक्ति होती है बेटा वो सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। क्योंकि शक्ति समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। आज कोई देश शक्तिशाली है, कल कोई और हो सकता है। इसलिए सभी राष्ट्र राज्य लगातार प्रयास करते हैं शक्ति वृद्धि का। क्यों? क्योंकि शक्ति क्या होती है बेटा? सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। शक्ति समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ कि आज कोई देश शक्तिशाली है, कल कोई दूसरा हो जाएगा। इसलिए सभी राष्ट्र राज्य लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं। तो नोट करेंगे, प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का ध्येय शक्ति का अर्जन है, शक्ति का अर्जन है। अब यहाँ पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का ध्येय शक्ति का अर्जन है, शक्ति का अर्जन है, शक्ति का संचय। तो ऐसी स्थिति में शक्ति साध्य बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? साध्य बन जाती है। लेकिन मूलतः देखा जाए तो शक्ति साध्य भी होती है और साधन भी होती है। फिर मैंने यहाँ निष्कर्ष रूप में लिखा है, जहाँ शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है, ध्यान दें, जहाँ शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है वहाँ वह दूसरे उद्देश्य की पूर्ति का साधन भी हो सकती है। इसमें सब बातें आ गई। क्या बेटा? ये दोनों बातें आ गई। जहाँ शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है, जब कोई राष्ट्र राज्य लगातार शक्ति संचय करता है, लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करता है, तो फिर शक्ति अपने आप में एक साध्य बन जाती है, शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है। सभी राष्ट्र राज्य लगातार शक्ति संचय का प्रयास करते हैं, वहाँ वह दूसरे उद्देश्य की पूर्ति का साधन भी हो सकती है। मतलब शक्ति अपने आप में, भाई कोई भी राष्ट्र राज्य जो लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास कर रहा है, शक्ति संचय का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शक्ति क्या बन जाती है बेटा? साध्य बन जाती है, उद्देश्य बन जाती है। लेकिन वहाँ वह दूसरे उद्देश्य की पूर्ति का साधन भी हो सकती है। इसी के साथ में जो शक्ति होती है वह दूसरे उद्देश्यों को, दूसरे लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन भी हो सकती है। मतलब शक्ति से अन्य लक्ष्यों को जब प्राप्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शक्ति साधन बन जाती है। अतः कहा जा सकता है कि शक्ति साध्य भी होती है तो साधन भी होती है। इसलिए नेबूर ने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि सुरक्षित रहने की तथा शक्ति संचय की इच्छा में विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है। क्यों? क्योंकि शक्ति अपने आप में सुरक्षित रहने की, मतलब यहाँ वास्तव में देखा जाए तो शक्ति साधन बन जाती है तथा शक्ति संचय, यहाँ पर जो शक्ति है वह साध्य बन जाती है। लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। तो नेबूर ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि सुरक्षित रहने की, मतलब शक्ति को ये साधन के रूप में प्रयोग करने की बात कर रहे हैं तथा शक्ति संचय की शक्ति वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ साध्य बन जाती है। तो शक्ति संचय की इच्छा में विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है। मतलब नेबूर कह रहे हैं कि भी शक्ति को साध्य और साधन कहा जाता है, अलग अलग ये नहीं है। मतलब शक्ति को साध्य और साधन के रूप में ना माने, बल्कि शक्ति तो साध्य भी है और साधन भी है, अलग अलग नहीं है। शक्ति कभी साध्य बन जाती है, कभी साध्य बन जाती है, तो कभी साधन बन जाती है, कभी साधन बन जाती है तो कभी साध्य बन जाती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि शक्ति साध्य और साधन है, इसके बीच में विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि भी शक्ति केवल साधन है या केवल साध्य है। नो, शक्ति साध्य भी और साधन भी है। समय और परिस्थिति के हिसाब से कभी ये साध्य बन जाती है तो कभी ये साधन बन जाती है। मतलब कभी शक्ति संचय का लगातार प्रयास किया जाता है राष्ट्र राज्य के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में शक्ति क्या बन जाती है बेटा? साध्य बन जाती है। और जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शक्ति साधन बन जाती है। अतः आप कह सकते हैं कि शक्ति साध्य भी होती है, साधन भी होती है। इन दोनों के बीच में विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है, जैसा कि नेबूर ने भी ये बात स्वीकार की है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि शक्ति साधन है या साध्य है। तो आपका निष्कर्ष ये होगा कि शक्ति साधन भी है और साध्य भी है। ठीक है बेटा, मुझे पूरा विश्वास है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे।
कल हम शक्ति की अवधारणा का मूल्यांकन कर देंगे, और शक्ति की अवधारणा का जैसे आप मूल्यांकन करेंगे तो आपकी राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा कल समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में परसों से, मतलब अगले दिन से, नेक्स्ट डे से हम शक्ति संघर्ष की अवधारणा की शुरुआत करेंगे। किसकी बेटा? शक्ति संघर्ष की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिए समझना निहायत बेहद ज़रूरी है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।